एक बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर की जो कि इंडिया को मिले हैं। ये अभी भी 94 इयर्स की उम्र में काम कर रहे हैं। कुछ उनके भी इनफेमस केसेस हैं, कुछ गलतियां जो उन्होंने भी की है अपने इतने लंबे और इलस्ट्रियस करियर में। ऐसी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया फैक्ट जो है वो मुझे भी पता चली थी जब मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी किताब पढ़ा था। कई सारे लैंडमार्क केसेस ऐसे रहे जहां पे कि रोहिंग्टन नारिमन ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए। So he became a senior advocate after giving 22 years of his life to this profession. उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंडिया में, तो उस समय उन्होंने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ही वॉज वेरी अगेंस्ट द होल आइडिया, जिन्होंने अपने एथिक्स और अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। कुछ फेमस केसेस की अगर हम बात करते हैं, और ये एक चीज ये समझ में आया कि किस तरीके से जुडिशरी में इंटरफेरेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे। मेरा नाम है वैभव प्रकाश और आज इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर की जो कि इंडिया को मिले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाली नरिमन की। फाली नरिमन लीगल वर्ल्ड के एक बहुत ही विख्यात, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, एक बहुत ही बड़े लॉयर हैं और इनको लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ये अभी भी 94 इयर्स की उम्र में काम कर रहे हैं। आपको इनके कई सारे ब्लॉग्स जो हैं, इनकी कई आर्टिकल्स जो हैं, इनकी किताबें जो हैं वो आज भी लिख रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है जो हम इस वीडियो के दौरान जो है वो जानेंगे इनके लाइफ के बारे में। तो आज एसेंशियली जो है हम बात करेंगे फाली नरिमन साहब की। आपको यह भी बता दूं कि जब मैंने अपने लॉ की तैयारी शुरू करी थी तो मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी किताब जो है वो पढ़ी और उस किताब से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे लॉ पढ़ना है, मुझे लॉ करना है। तो फॉर श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ किताबें जो है वो भी सजेस्ट करूंगा जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको भी बहुत सही मोटिवेशन जो है वो देगी। तो कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में फाली नरिमन साहब के लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे स्टडी IQ क्लैट के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमसे नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली और जल्दी से स्कैन करिए और जुड़ जाइए, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कोई मैसेज करना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, कई सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, तो कोई झिझकने की बात नहीं है। फील फ्री, आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और अपने सवाल जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फाली नरिमन साहब की सबसे बेहतरीन चीज जो है वो मुझे जो लगती है वो उनका डिमीनर है। वो जिस तरीके से वो दिखते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के। मेरा मिलना तो कभी हो नहीं पाया उनसे। कोशिश और उम्मीद है कि जल्द कहीं मुलाकात हो जाए उनसे। लेकिन आज भी आपको कई सारे ऐसे लीगल फ्रेटर्निटी के जहां पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, आपको ये डेफिनेटली फाली नरिमन साहब मिलेंगे। कुछ साल पहले तक जब मैं कॉलेज में था तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2014 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस आया था विच वॉज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर, जिसको एनजैक कहते हैं। उस पर्टिकुलर केस में आज से करीब 7-8 साल पहले की बात है। ही मस्ट हैव बीन अराउंड 85-86। इवन एट दैट एज फाली नरिमन साहब जो हैं वो उस केस में अपीयर हुए थे और आर्ग्यू किए थे। तो एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि हार्डवर्क जो है इंसान को कहां से कहां लेके जाता है। तो आज चर्चा करेंगे और जानेंगे फाली नरिमन साहब की अर्ली लाइफ कैसी थी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीजें, उनकी करियर्स के बारे में, उनके कुछ फेमस केसेस के बारे में, कुछ उनके भी इनफेमस केसेस हैं, कुछ गलतियां जो उन्होंने भी की है अपने इतने लंबे और इलस्ट्रियस करियर में, कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो इन्हें मिला है, इन्हें सम्मानित किया गया है, और कुछ बुक्स एंड ब्लॉग्स जो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो और बहुत सारी प्रेरणा जो है वो आप ले सकते हो। तो 1929 में 1929 में इनका जन्म जो है वो रंगून में हुआ था। रंगून जो है वो आज के प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करें
तो म्यांमार में पड़ता है। तो म्यांमार में इनका जो जन्म है वो हुआ एक पारसी फैमिली में। तो ये लोग वापस वहां से शिफ्ट होके इंडिया आए और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में इनकी पढ़ाई हुई। ये स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में काफी अच्छे एक ब्राइट स्टूडेंट थे और इन्होंने काफी एंजॉय किया अपने सभी सब्जेक्ट्स को जिसको उन्होंने पढ़ा, और हमेशा ही वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट्स जो है वो रहे अपने एंटायर करियर में। इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री की पढ़ाई की, अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री जो है वो पाई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से। तो एक यहां पे एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए कि ये जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है ये सर्टेनली काफी अच्छा कॉलेज है, इसीलिए यहां पे कई सारे अच्छे लॉयर्स, जो बड़े लॉयर्स हैं, जो एक बहुत लीगल ल्यूमिनरीज है हमारे देश के, कई सारे आपको दिखेंगे कि वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से पढ़े हुए हैं। कई ऐसे भी जजेस एंड लॉयर्स के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो अगेन इस सीरीज को हम ऑफ कोर्स हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ प्रेरणा जो है, कुछ मोटिवेशन जो है, कुछ आपको मिलते रहना चाहिए, जिससे कि आपके मन में भी रहे कि अच्छा हमें भी कुछ अच्छा बड़ा करना है इन द फील्ड ऑफ लॉ। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक जो है फाली नरिमन ने लाया था। सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वो काफी उस समय के जमाने में एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होता था, जब आप कॉलेज कंप्लीट करके आपको लॉयर बनना होता था। और अगर हम बात करें तो इन्हें एक किनलॉक फोर्ब्स गोल्ड मेडल एंड प्राइज फॉर रोमन लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए भी दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो एसेंशियली जो साइंस ऑफ लॉ है, जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है, उसके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, काफी रिसर्च किया है, काफी लिखा है, काफी पढ़ा है, काफी आर्ग्यू किया है, और इसीलिए उनको फोर्ब्स गोल्ड मेडल एंड प्राइज फॉर रोमन लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस भी दिया गया था। ये उनका एक छोटा सा इनकी अर्ली लाइफ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, और उनके करियर के बारे में भी आएंगे हम, तो अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो फाली नरिमन जो है वाज मैरिड टू बापसी नरिमन, ठीक है। और अगेन ये लीगल फील्ड में जितना लोगों ने लिखा है, जो लोग इन्हें पर्सनली जानते हैं, उन्होंने हर जगह ये चीज मेंशन करी है, हर जगह ये चीज लिखी है कि बोथ ऑफ देम वर अ ट्रिमेंडस होस्ट। वो बहुत ही प्यार से सबको अपने घर पे होस्ट करते थे, उन्हें डिनर कराते थे, लंच कराते थे, एंड दे वर वेरी वेरी ग्रेशियस, वेरी वार्म, और सभी से काफी मिलनसार थे। अनफॉर्चुनेटली बापसी नरिमन की कुछ सालों पहले डेथ हो गई, लेकिन फाली नरिमन साहब अभी भी एट द एज ऑफ 94 इज गोइंग वेरी स्ट्रांग। एंड लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग, फाली नरिमन को आज भी लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ का खिताब जो दिया गया था, उसी से लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें ये उपलब्धि जो है उन्होंने हासिल की थी, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया फैक्ट आपको बताता हूं अबाउट कि कैसे फाली नरिमन जो है वो रिलेटेड थे उनसे जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल मुंबई में बनाया था। सो खान साहेब सोराबजी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर थे, खान साहब सोराबजी कॉन्ट्रैक्टर, जो कंस्ट्रक्ट किए थे द ताजमहल होटल इन मुंबई एंड ऑल्सो द आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये खान साहब सोराबजी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बापसी नरिमन के ग्रैंडफादर थे, ठीक है। सो उनके दादाजी थे। सो हम जो मुंबई में इतना आइकॉनिक दो बिल्डिंग्स जो है, जो हेरिटेज है इंडिया की, वन इज द ताज होटल इन मुंबई एंड द सेकंड इज गेटवे ऑफ इंडिया। उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिसने आर्किटेक्चर एंड डिजाइन्स किसी और ने किए, लेकिन जो उसको बनाया था, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उसे बनाया था, वो थे खान साहब सोराबजी, एंड वो थे बापसी नरिमन के ग्रैंडफादर। सो ऐसी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया फैक्ट जो है वो मुझे भी पता चली थी जब मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी किताब पढ़ा था। तो ये दिस इज समथिंग विच ही हैज मेंशन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी।
अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, फाली नरिमन के जो बेटे हैं वो है रोहिंग्टन नारिमन। रोहिंग्टन नारिमन जो है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब वो रिटायर हो चुके हैं। 2011 से 2013 के बीच में वो सॉलिसिटर जनरल भी थे इंडिया के, और 2014 से 2021 अराउंड 7 इयर्स के लिए रोहिंग्टन नारिमन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। कई सारे लैंडमार्क केसेस ऐसे रहे जहां पे कि रोहिंग्टन नारिमन ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, लेकिन रोहिंग्टन नारिमन के बारे में हम कभी और बात करेंगे। रोहिंग्टन नारिमन के बारे में आपको एक और चीज बता दूं कि पारसी कम्युनिटी में जो प्रीस्ट्स होते हैं, जैसे जो रिलीजियस फॉलोअर्स होते हैं, जिन्हें रिलीजन का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो रोहिंग्टन नारिमन जो है वो बहुत ही यंग एज में, अपने बचपन में ही बिकेम एन ऑर्डेन्ड प्रीस्ट। उन्होंने वो सारी टेक्स्ट्स जो है वो मेमोराइज कर ली थी, वो सभी कुछ याद कर लिया था, उनके रिलीजियस टेक्स्ट्स जो होते हैं, और उसे आपको कम्युनिटी के सामने सुनाना होता है याद करके, अगर आपको प्रीस्ट बनना है। तो वो रोहिंग्टन नारिमन जो है वो उन्होंने बहुत ही बचपन में, बहुत ही यंग एज में कर लिया था। सो दिस गोज ऑन टू शो कि ये जो रोहिंग्टन नारिमन साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे 2 साल के लिए, उन्हें ये सब जो इतना बढ़िया ब्रेन और शार्प माइंड मिला, वो उन्हें मिला उनके फादर और मदर फाली नरिमन और बापसी नरिमन से। अगर करियर की बात करें, बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है, बहुत ही लंबा करियर रहा है। आज भी वो ही इज नॉट रिटायर्ड, ऐसा नहीं है कि वो काम करना छोड़ चुके हैं। जैसे हमने पिछले सीरीज में बात की थी राम जेठमलानी के बारे में, उन्होंने भी बहुत एंड तक, अपने फैग एंड ऑफ अपने लाइफ तक एक्टिव रहे सोशल लाइफ में, उन्होंने काम छोड़ा नहीं। इंटरव्यूज हो, लिखना हो, पढ़ना हो, वो करते ही रहे। एंड सेम इज द लेगेसी जो कि फाली नरिमन भी छोड़ के जाएंगे। तो अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो कोर्ट्स में, तो एक चीज जरूर याद रख लेना, देयर इज नो रिटायरमेंट एज। आपको काफी काम करना है। अगर आपको बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, तो आप काफी लंबा समय तक आप अपने को ऑक्यूपाइड जो है वो रख सकते हो। सो करियर की अगर बात करें तो फाली नरिमन जो है वो सर जमशेदजी कांगा के चेंबर से स्टार्ट किए थे। सर जमशेदजी कांगा खुद में एक बहुत बड़ी लीगल पर्सनालिटी है। इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को और इंडियन कोर्ट्स को बहुत इमेंसली हेल्प किया है, और बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे लाइक फॉर एग्जांपल सोली सोराब जी, अगेन अनदर वेरी वेरी बिग लॉयर, अ वेरी ह्यूज ज्यूरिस्ट जो इंडिया को मिले। सोली सोराब जी जो हैं वो भी सर जमशेदजी कांगा के चेंबर में इनिशियली स्टार्ट किए थे। तो एसेंशियली देखें तो उन्होंने बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज इंडिया को लॉ के फील्ड में दिया है। तो कभी उनके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन फाली नरिमन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से शुरुआत किए, और 22 साल की प्रैक्टिस के बाद 22 इयर्स इस प्रोफेशन को देने के बाद ही वॉज डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि वो आज भी हैं। वो आज भी अपीयर होते हैं कुछ मैटर्स में जो कि उनको बहुत पर्सनली मूव करता है, जहां उनको लगता है कि मुझे जाके बोलना चाहिए। So he became a senior advocate after giving 22 years of his life to this profession. He was also the additional solicitor general. इनके बेटे रोहिंग्टन नारिमन के बारे में जैसे हमने जाना कि वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, वैसे ही उनके फादर जो है 1972 टू 1975 के टाइम पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। लेकिन उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी इंपोज की गई थी इंडिया में, तो उस समय उन्होंने रिजाइन कर दिया था, बिकॉज ही वॉज वेरी अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ इमरजेंसी, कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाया गया था, किस तरीके से फ्री स्पीच जो है उसको कर्टेल किया गया था, और किस तरीके से लोगों की लिबर्टी जो है वो छीनी गई थी। तो क्योंकि ही वॉज वेरी अगेंस्ट इट, तो इसीलिए उन्होंने अपने मोरल प्रिंसिपल्स और मोरल ग्राउंड्स पे, अपने एथिक्स के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने सीधे रिजाइन किया। कितने लोग को आप जानते हो जो अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई पोस्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को छोड़ के वो रिजाइन करते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ऐसे हैं फाली नरिमन, जिन्होंने अपने एथिक्स और अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। कुछ जगहों पे उनसे गलती हुई जिसके बारे में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया अपने लाइफ में, वो आज भी उस पे अपना रिग्रेट जो है उन्होंने बहुत बार बताया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1999 से 2005 तक ही वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। प्रेसिडेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया था। ऑफ कोर्स वो कहीं से इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, ही वॉज अ नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि आप इतने बड़े ज्यूरिस्ट से आप सुनना चाहोगे इन द पार्लियामेंट कि अगर कोई बिल आ रहा है, कोई लॉ बनाने की बात हो रही है, तो फॉर श्योर इतने बड़े, इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान से, इतने अच्छे लॉयर से उनके इनसाइट्स को लेना, पार्लियामेंट में ही मिलना, वो एक बहुत अच्छी बड़ी बात थी। इसीलिए उन्हें नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके। कुछ फेमस केसेस की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस, एसपी गुप्ता का केस और एनजैक का केस रहा फाली नरिमन के लाइफ में। अब मैं आपको बता देता हूं ये तीनों केसेस जो हैं वो एसेंशियली हैं किसके बारे में। एसेंशियली अगर हम देखें, बात करते हैं इन तीनों केसेस की, तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताता हूं, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग थी। सो स्टार्ट कहां से हुआ? सो एसेंशियली पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता था, प्रेसिडेंट के थ्रू होता था, ठीक है। लेकिन बीच में इमरजेंसी के टाइम एक ऐसा केस आया जिसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे डेप्थ में, लेकिन आपको एक ब्रीफ जरूर देना चाहूंगा मैं। एडीएम जबलपुर का केस, ठीक है। उसमें एसेंशियली ऐसा हुआ कि किसी ने केस ये कह के किया कि अगर मान लो मेरा नेबर पुलिस ऑफिसर है और क्योंकि अभी इमरजेंसी लगी है और आप कह रहे हो कि इमरजेंसी में अगर मेरा फंडामेंटल राइट, मेरा मौलिक अधिकार भी कोई छीन लेता है मुझसे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में तो अगर मेरा नेबर पुलिस ऑफिसर है और उसको मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वो मुझे जेल में उठा के डाल दे और मैं कोर्ट भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तो सालों साल जेल में पड़ा रह जाऊंगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि पूछा था एक जज ने, जिनका नाम है जस्टिस एचआर खन्ना। जस्टिस एचआर खन्ना के बारे में भी सुनेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि किस तरीके से एचआर खन्ना को ना सिर्फ इंडिया में बट कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत माना जाता है, ठीक है। सो एसेंशियली इस केस के बाद हुआ क्या, क्योंकि जस्टिस एचआर खन्ना जो है वो एक लौते ऐसे जज थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके बोला कि ये जो आप इमरजेंसी में कर रहे हो ये गलत है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये चीज रियलाइज हुई कि हमने ये जो बाकी मेजॉरिटी सभी जजेस को रियलाइज हुआ जब इमरजेंसी खत्म हुई कि हमसे गलती हुई थी। इट वॉज टू लेट, काफी समय हो गया था, काफी समय के बाद इस प्रिंसिपल को चेंज किया गया। लेकिन हुआ वहां पे क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उन्हें यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और इंदिरा गांधी ने सुपरसीड कर दिया, मतलब जस्टिस एचआर खन्ना के जूनियर को उनके ऊपर बैठा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। यहां से पूरी कहानी जो है वो टर्न करी और ये एक चीज ये समझ में आया कि किस तरीके से जुडिशरी में इंटरफेरेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और अगर इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करने दिया जाएगा तो ये जुडिशरी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जजेस जो हैं वो एटलीस्ट पॉलिटिशियंस के फियर में, प्रेशर में या अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके कभी भी कंसर्न्ड नहीं होने चाहिए। अदरवाइज वो कभी भी निष्पक्ष जो है वो जजमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा लिटिगेटर जो है, जो सबसे ज्यादा केसेस लड़ता है इंडिया में, जो एक पार्टी है वो है यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ केसेस जो है वो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप फियर एंड प्रेशर में होगे तो आप कभी भी
गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहोगे, जो कि जस्टिस के लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए इन तीनों केसेस में स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो प्रोसेस ऑफ कोलिजियम सिस्टम डेवलप किया गया। सो कोलिजियम सिस्टम क्या है? कुछ नहीं बट 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करते हैं, वो देखते हैं कि किन हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करना चाहिए, किन को हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए। तो जब हाई कोर्ट्स की बात आती है तो वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो इसमें टॉप 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना एडवाइस जो है वो लॉ मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट को देते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर केस में जो कि फाली नरिमन साहब ने लड़ा था और बहुत वेहमेंटली आर्ग्यू भी किया था, तो इसमें एसेंशियली यही हुआ कि ये जो एडवाइस है जो कि दिया जा रहा है टू द प्रेसिडेंट एंड द लॉ मिनिस्ट्री, ये बाइंडिंग है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि आपने भेज दिया तो कोई बात नहीं, अब हम नहीं करेंगे, हमको जिसको बनाना है हम वही बनाएंगे। अनटिल एंड अनलेस नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, जहां पे कि कोई थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को विद दैट पर्सन, तो उस केसेस में आप मना कर सकते हो। बट अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कोलिजियम ने बोला है। तो ये जो है ये जो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस बना इंडिया में, और जिसके कारण आज की डेट में, ठीक है, अब ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कोलिजियम, कि इंडिया एक लौता ऐसा देश है वर्ल्ड में जहां पे जजेस को अपॉइंट करते हैं। माना ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, अब कोई ये नहीं कह रहा, ना ही फाली नरिमन कहते हैं कि ये परफेक्ट सिस्टम है, नहीं है, लेकिन ये फॉर नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो दिख सकता है, जो हो सकता है, वो है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस जो है वो फाली नरिमन के लाइफ में रहे। कुछ इनके इनफेमस केसेस भी रहे, जिसमें सबसे बड़ा इनफेमस केस रहा भोपाल गैस ट्रेजेडी का। आई एम श्योर आप सबने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, जहां पे कि यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी थी, उनके फैक्ट्री से, उनके प्लांट से गैस लीक हुआ था, जिसके कारण जनरेशंस ऑफ लोगों को हेल्थ इशू हुई भोपाल में, मध्य प्रदेश में। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमानेंटली लाइफ लॉन्ग के लिए डिसेबल हो गए, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी जो है वो हुआ। अब ये इनफेमस केस क्यों है? क्योंकि यूनियन कार्बाइड जो है एज अ कॉर्पोरेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी थी, इन्होंने फाली नरिमन को हायर किया एज देयर लॉयर, एंड फाली नरिमन ने अग्री भी कर लिया। और ये कोर्ट में उतना नहीं लड़ा गया ये मैटर जितना ये कोर्ट के बाहर गया, वेरिन ही वाज एबल टू ब्रोकर अ कॉम्पनसेशन डील कि वो अराउंड 472 मिलियन डॉलर एज कॉम्पनसेशन यूनियन कार्बाइड जो है वो सभी विक्टिम्स को देगी, जो कि बहुत ही कम था इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ पीपल जो कि सफर किए, जो उनको इतना ज्यादा पेन बेयर करना पड़ा, कईयों की जान चली गई, कई परमानेंटली डिसेबल हो गए, उसके सामने ये अमाउंट बहुत कम था। एंड दिस इज समथिंग जो कि उनको बाद में रियलाइज हुआ कि ये मुझसे गलती हुई है, एंड उन्होंने टाइम एंड अगेन कई जगह पे इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूनियन कार्बाइड को रिप्रेजेंट करना वाज फाली नरिमन्स मिस्टेक। दूसरी एक जो कि इनफेमस केस है जहां पे उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था, नर्मदा रिहैबिलिटेशन केस में। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था उसमें गुजरात गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में फाली नरिमन, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से जब वहां पे क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक किया गया, बाइबल्स को जला दिया गया। तो ऑन ग्राउंड्स की ये सेक्युलर नहीं दिख रहा था, इसीलिए फाली नरिमन ने कहा कि मैं गुजरात गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो दिस वाज अनदर इनफेमस केस
जहां पे फॉलिन नरिमन ने अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करे। अगर हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं, तो क्योंकि इतना इलस्ट्रियस लाइफ और इतना इलस्ट्रियस करियर रहा है फॉलिन नरिमन का, तो इसीलिए उनको पद्म भूषण, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, 1991 में दिया गया। पद्म विभूषण 2007 में दिया गया, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और इसके ऊपर आता है सिर्फ भारत रत्न, बट वो उन्हें नहीं मिला है। ग्रूबर प्राइज फॉर जस्टिस, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स की थी, जिन्होंने आज तक 12-13 लोगों को फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ सम्मानित किया था अपने प्राइजेस से। लास्ट इन्होंने 2011 में प्राइज दिया था, उसके बाद से ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन ग्रूबर प्राइज फॉर जस्टिस जो है, फॉलिन नरिमन दूसरे व्यक्ति बने इस पूरे वर्ल्ड में जिन्हें ग्रूबर प्राइज फॉर जस्टिस का अवार्ड दिया गया था, और उन्हें इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से, और इस अवार्ड के बाद उन्हें टाइटल मिला द लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ। सो ये काफी इलस्ट्रियस करियर जो है उनका रहा फॉलिन नरिमन साहब का। अब बात करते हैं कुछ उनकी किताबें और कुछ ब्लॉग्स जो वो लिखते हैं, आर्टिकल्स जो वो लिखते हैं। सो ये एक किताब है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स। मेरी याददाश्त जो है वो चली जाए उससे पहले उन्होंने ये किताब जो है वो लिखी है, और बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। उन्होंने अपने लाइफ को, अपने अर्ली लाइफ को, स्ट्रगल्स को किस तरीके से उन्होंने पढ़ा, अपने करियर को किस तरह से स्टार्ट किया, क्या हिकअप्स आए, हाउ ही ग्रू, कैसे वो एक लॉयर फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट से दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक पहुंचे, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, देन even went to the राज्य सभा as well, became the additional solicitor general उससे पहले। तो सभी चीजों के बारे में, उनके फेमस केसेस, इनफेमस केसेस जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये सब कुछ इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि बिफोर मेमोरी फेड्स जो किताब है वो मैंने पढ़ी है, जो मैंने 2010 में करीब पढ़ी थी। ये उसी के अराउंड ये किताब उस समय लॉन्च हुई थी, आई थी, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट बुक दैट आई एवर रेड विथ रेस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ लॉ। और इस किताब को पढ़ के मुझे बहुत ऐसा लगा था कि ये जो फील्ड और जो प्रोफेशन मैं चुन रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रोफेशन है। तो आप ये किताब जो है वो जरूर आप पढ़ना। दूसरी एक किताब जो है, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये भी उन्होंने लिखी है, जो कि एक अगेन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये दिखाया है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन मेकिंग मिस्टेक्स टाइम एंड अगेन, राइट। तो और ऐसा भी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिमीन कर रहे हो, बट आप फैक्चुअली एंड केस लॉस के थ्रू आप बता रहे हो, दिखा रहे हो कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां की हैं, किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके इंटरफेरेंस से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क सवाल जो है वो उठ जाते हैं। तो इस किताब में उन्होंने उसके बारे में लिखा है। ये किताब अगेन हर एक लॉ स्टूडेंट को डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट डे में अगर आप फॉलो करना चाहते हो और आप पढ़ना चाहते हो फॉलिन नरिमन कि वो किस तरीके से लिखते हैं और क्या लिखते हैं, तो आप इंडियन एक्सप्रेस जो है उसको फॉलो कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में रेगुलरली तो नहीं, लेकिन टाइम एंड अगेन फॉलिन नरिमन जो है इंडियन एक्सप्रेस के अपने एडिटोरियल में लिखते रहते हैं, अपने विचार जो है उसको व्यक्त करते रहते हैं। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो फॉलिन नरिमन ऑन इंडियन एक्सप्रेस। तो ये थी कई सारी एस्पेक्ट्स एक बहुत ही महान लॉयर की, एक ऐसे लॉयर ने कि जिन्होंने बहुत से जनरेशंस को मोटिवेट किया है अपने बहुत ही सिंपलिस्टिक अंदाज से, बहुत ही प्यारे और प्लेजेंट नेचर से। जितने भी लोग इनसे मिले हैं या मिलते हैं, उनके अकाउंट्स की अगर बात करें, उन्होंने जिस तरीके से इनको याद किया है या याद करते हैं, उन सभी के अकाउंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल
और एक बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी है। तो ये थी कुछ बातें फाली एस नरिमन के बारे में। इनका पूरा नाम फाली सैम नरिमन था है सॉरी। सो डेफिनेटली इनके बारे में और पढ़िएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो भी पढ़िएगा। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ क्लैट के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस अबाउट अदर लॉयर्स एंड जजेस जो है वो मैं लेके आते रहूंगा ग्रेजुअली। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।